नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला, संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू। रामवीर सिंह विधूड़ी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, दिल्ली के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ने किया काम। बसंत पंचमी पर प्रयागराज महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान में उमड़ा जन समुद्र। साधु, संत और सन्यासियों के साथ ही श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोग कर चुके हैं स्नान। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। सभी दलों ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने कहा, दिल्ली वाले आपदा सरकार को झाड़ू लगाकर फेंकेंगे बाहर। बेहतर घरेलू मांग तथा अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में वृद्धि से जनवरी में विनिर्माण क्षेत्र 6 महीने के उच्च स्तर पर। दिसंबर में 56.4 के मुकाबले जनवरी में पीएमआई 57.7 दर्ज। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन की एल्बम त्रिवेणी ने जीता ग्रैमी पुरस्कार। बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एल्बम श्रेणी में मिला पुरस्कार। और शुरुआत सबसे पहले करेंगे बसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान से जुड़ी खबरों से। और महाकुंभ की खबरों की शुरुआत करें उससे पहले सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का बसंत पंचमी पर आयोजित तीसरा अमृत स्नान सुबह से जारी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक तरीके से भव्य रथों पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ तड़के 4 बजे स्नान करने के लिए निकले। इसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान की शुरुआत की। विभिन्न अखाड़ों का ये अमृत स्नान आज दोपहर 4 बजे तक चलेगा। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुआ था। वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर हुआ था। और तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने नए सिरे से कार्य योजना लागू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं और उन्हें आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। प्रयागराज में आज शासकीय अवकाश है। इसके साथ ही तीसरे अमृत स्नान पर सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को वीआईपी वर्जित क्षेत्र बनाया गया है। भीड़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि वे आसानी से पवित्र स्नान कर सके। वहीं मेला क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती भी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मार्ग पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा लोगों की भारी संख्या को कंट्रोल करने के लिए शहर में 88 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों और घाटों पर साइनेज लगवाए गए हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा प्रबंध में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। और बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के अवसर पर सुबह 8 बजे तक 62.25 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाई। इसके साथ ही महाकुंभ में स्नानार्थियों की कुल संख्या 35 करोड़ के पार हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या 40 करोड़ को पार कर जाएगी। तीसरे अमृत स्नान पर पुष्प वर्षा लगातार की जा रही है। प्रयागराज महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रशासन की व्यवस्था को बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि सभी अखाड़ों का स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। भीड़ नियंत्रण आज हमारा काफ़ी अच्छा है और सारे अखाड़ों का जो स्नान है वो बड़ा सकुशल संपन्न हो रहा है और समय से पहले ही वो संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है, महानिर्वाणी अखाड़े का, निरंजनी अखाड़े का और जूना अखाड़े का, और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे। सनातन के प्रति दुनिया भर में बढ़ रही आस्था का गवाह बन रही है महाकुंभ नगरी प्रयागराज। वसुदैव कुटुंबकम की धारणा वाले भारत की धरती पर महाकुंभ में दुनिया के अलग अलग देशों से आए श्रद्धालु सनातन को लेकर काफी उत्साहित हैं। विभिन्न देशों के श्रद्धालुओं की नजर में सनातन की आस्था उनकी भक्ति से ही समझ आ रही है। त्रिवेणी तट पर पवित्र डुबकी लगाने के बाद एक विदेशी श्रद्धालु ने अमृत स्नान को शब्दों से परे का अनुभव बताया। वहीं इटली से आए श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने को अविश्वसनीय बताया। Absolutely fantastic. It's amazing. With all these people, with all these sadhus, big blessings. It feels very energizing, very wonderful. Thank you so much, Ma India! Om Namah Shivaya. So incredible, so incredible. We can imagine it, really. It's no expectation, it's just magical, mind expanded, and it feels like there's another world. So I'm grateful to be here. Very lucky and grateful to be here. और प्रयागराज से जुड़ रहे हैं हमारे साथी संवाददाता विकास सिंह और हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ भारद्वाज। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं विकास का। हम विकास, अकल्पनीय, अविश्वसनीय लोगों का अनुभव। तीसरे अमृत स्नान की शुरुआत अखाड़ों के स्नान के साथ शुरू हो चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त में इसकी शुरुआत हुई है। अभी तक के क्रमशः कितने अखाड़े स्नान कर चुके हैं 13 अखाड़ों में से, क्योंकि हम जानते हैं कि आखिरी अखाड़ा 4 बजे तक स्नान करेगा। जिनमें से सन्यासी अखाड़े स्नान कर चुके हैं, वैरागी अखाड़ों का भी स्नान पूरा हो चुका है। अब उदासीन अखाड़े की बारी है जो लगातार स्नान कर रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाते रहे जो संगम तट पर इस समय मौजूद है। चूंकि हम संगम तट पे ही मौजूद है, यहाँ पर हमारे बाईं तरफ अखाड़े स्नान कर रहे हैं इधर, और दूसरी तरफ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये अद्भुत अलौकिक नज़ारा है, वो ये सीधी तस्वीरें हैं जो पूरी दुनिया देख रही है। सनातन धर्म के इस महापर्व को, महाकुंभ को देखने के लिए पूरी दुनिया जो इंतजार करती है। 12 वर्षों के बाद यह ऐसा मौका आता है जब महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज की इस धरती पर इस बार महाकुंभ में बहुत बड़े श्रद्धालुओं की आने की जो संभावना थी, उसके मद्देनजर ही अब तक अगर आज की बात करता हूं तो 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु सुबह 12 बजे तक स्नान कर चुके हैं ऋतु, और इसके बाद अभी भी यहां पर आने वालों का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ यह संगम नोज है, लेकिन संगम नोज के साथ यहाँ के 12 किलोमीटर में घाट बनाए गए हैं। और लोगों को यह बताया भी गया था कि संगम में हर जगह नहाने पर, पूरे प्रयागराज में नहाने पर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर सिर्फ संगम नोज पे ही नहीं, यहाँ तो साधु संत नहा रहे हैं जो यहाँ इस रूट से आए वो नहा रहे हैं, लेकिन अन्य जगहों से आने वाले, चाहे वो गंगा में स्नान करें, चाहे वो यमुना में स्नान करें, चाहे झूंसी तट पे स्नान करें, चाहे अरैल पे स्नान करें, चाहे फाफाओं पे स्नान करें, उनको वही पुण्य फल मिलता है। इसी के मद्देनजर 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। अखाड़ों का स्नान जारी है, उदासीन अखाड़े स्नान कर रहे हैं। ये तमाम सारे श्रद्धालु, इनमें काफी संख्या में युवा भी हैं जो स्नान कर अभी आए हैं, पूजन अर्चन किया है। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी व्यवस्था यहाँ पर इतनी अच्छी लगी। लोगों को देखा आपने? साधु लोगों को देखा, उस साइड में जाना पड़ता है। ఆంధ్ర నుంచి వచ్చాం, చాలా బాగా చేశారు। ఇక్కడ ప్రయాణాలకు అందరికి మంచి సౌకర్యాలు కల్పించారు। ఇక్కడ చాలా ఆనందంగా ఉంది, ప్రశాంతంగా అందరూ వెళ్తున్నాం। థ్యాంక్స్ టు యోగినాథ్।
बिल्कुल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लगा। इस बार बहुत प्रशासन बड़ी अच्छी व्यवस्था है, अच्छी लग रहा है। देखिए, मौनी अमावस्या के स्नान के बाद ऋतु यहाँ पर व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया था, बड़े अधिकारियों को भी यहाँ पर भेजा गया था और यहाँ पर एक प्लान बनाया गया था, डाइवर्जन प्लान बनाया गया था। एक जगह भीड़ को रुकने नहीं दिया जा रहा है, एकल दिशा मार्ग बनाया गया है। एक तरफ से भीड़ आती है और उसको दूसरे रास्ते से निकाल दिया जाता है। काली सड़क से आती है तो किला मार्ग होते हुए बाहर निकलती है। तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था इस बार देखी गई, सराही गई। साधु संत तो तारीफ कर ही रहे हैं इन व्यवस्थाओं की। हर आने वाला श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं, विदेशों से श्रद्धालु आ रहे हैं और ये इस धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन में वो सहभागिता कर रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं उस ऊर्जा को जो गंगा जमुनी और सरस्वती के त्रिवेणी संगम से यहाँ पर मिलती है। निश्चित रूप से 144 वर्ष बाद यह कुंभ का, महाकुंभ का जो महायोग बना है, उसमें देश का हर श्रद्धालु, सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति स्नान करना चाहता है, यहाँ आता है। और आज तो खास मौका है, अमृत स्नान है, अंतिम अमृत स्नान का दिन है, वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का भी पूजन होता है, ज्ञान की देवी है। आज यहाँ पर जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, जो पुण्य फल प्राप्त कर रहे हैं, उनके जीवन में निश्चित रूप से नया परिवर्तन लाएगा। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का भी दिन होता है ऋतु, तो निश्चित रूप से ऋतु परिवर्तन के साथ साथ इनके जीवन में, इनके विचारों में, इनके आदर्शों में भी परिवर्तन आएगा। ऋतु जी, विकास आप हमारे साथ बने रहिएगा। सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सुरक्षा व्यवस्था को एक तरह से काफी इस बार फोकस रहा है तीसरे अमृत स्नान को लेकर। किस तरह से आम श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ अखाड़ों को भी विशेष ध्यान दिया गया है? जी बिल्कुल ऋतु, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महाकुंभ 2025 की जो टैगलाइन है वो कहती है दिव्य, भव्य और डिजिटल। ये दिव्य भी है महाकुंभ, ये भव्य भी है महाकुंभ, ये डिजिटल भी है महाकुंभ। और मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं यह है काली मार्ग और यहीं से ही सारे श्रद्धालु, सारे पर्यटक देश से विदेश से सब यहीं से ही आ रहे हैं और यही वो रास्ता है जहां से वो त्रिवेणी संगम की ओर जाएंगे, जहां मेरे सहयोगी विकास इस वक्त है। और सुरक्षा के इंतजाम की अगर मैं बात करूं ऋतु, तो बहुत ही कड़े सुरक्षा के इंतजाम है। इस बार खासा ध्यान दिया गया है और टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। सिक्योरिटी की जहां तक बात आती है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, चाहे वो ड्रोन सर्वेलेंस हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस हो, चाहे वो टेथर्ड ड्रोन्स हो या अंडरग्राउंड ड्रोन्स हो। ये नई टेक्नोलॉजी जो इस बार पहली बार आई है अंडर वाटर ड्रोन्स की, वो 100 मीटर ऋतु पानी में जाके रियल टाइम इमेज दिखा सकती है। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि पानी के अंदर भी सुरक्षा पूरी तरीके से सख्त है और वाटर पुलिस पर्सनल जो है पानी के आसपास वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पानी के आसपास कोई भी दिक्कत ना हो। लोग जितने श्रद्धालु वहां डुबकी लगाने जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, उनके लिए एक जर्नी जो है बहुत ही सुखद रहे, बहुत ही काम रहे ये उनके लिए जर्नी। एआई इंटीग्रेटेड कैमरास का भी इस्तेमाल किया गया है ऋतु। जितने सीसीटीवी कैमरास आप देख रहे हैं एआई इंटीग्रेटेड कैमरास हैं और ये टेक्नोलॉजी बहुत अद्भुत है। इसमें डेटाबेस भी है, तो जिस तरीके से अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी तो वो उस पर एक्शन लिया जाएगा, वो एकदम कैप्चर करता रहेगा। हमने एक स्टोरी भी इस पर करी थी। 24 आवर्स मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। यहाँ पर जितनी लोकल पुलिस है उनकी बारी बारी से ड्यूटी लगती है, लेकिन मॉनिटरिंग 24 घंटे लगती है। एक मॉनिटरिंग सेंटर पूरा बनाया हुआ है, बहुत बड़े बड़े वहां पर स्क्रीन है और बैठकर पूरा मॉनिटरिंग किया जा रहा है ताकि जितने श्रद्धालु यहाँ आए, जितने डेवोटीज यहाँ आए, यहाँ कोई भी दुर्घटना ना हो। आज तीसरा अमृत स्नान है, बसंत पंचमी का दिन है और आखिरी अमृत स्नान है, तो लोग यहाँ बहुत ही मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, जबकि उन्हें 20-25 किलोमीटर पहले से जो है वेहिकुलर मूवमेंट रोक दिया जा रहा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन फिर भी वो अपने सिर पर सामान लेके पैदल पैदल चले आ रहे हैं, मुंह पर एक मुस्कान लिए। और अगर हम कुछ सुन रहे हैं पूरे प्रयागराज में तो हम सुन रहे हैं हर हर गंगे और जय श्री राम, यही हम सुन रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, कहीं पर भी ट्रैफिक को रोका नहीं जा रहा है, लोगों को कहीं पर भी रोका नहीं जा रहा है। लोग चल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं और ये एक आस्था ही है ऋतु जो उन्हें यहाँ खींचे चली लिए आ रही है 20-20, 25-25 किलोमीटर से भी। यहाँ निमंत्रण उन्होंने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वो यहाँ आ रहे हैं। एक श्रद्धा है, एक शक्ति है जो उन्हें यहाँ लेके आ रही है। जब हमने उनसे बात करी ऋतु, तो भारत से ही नहीं पूरी दुनिया से यहाँ लोग आ रहे हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात,
कि रिसर्चर जो है वो जानी मानी यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया की, जैसे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड, यहाँ रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी गैदरिंग, इतना बड़ा धार्मिक सम्मेलन जहां पर 45 से 50 करोड़ इंसान आएंगे और डुबकी लगाएंगे, श्रद्धालु, वो इतने सरल तरीके से, इतने काम तरीके से कैसे चल रहा है। तो ये भी अपने आप में दर्शाता है कि कितना भव्य है ये कुंभ, जिसने पूरी दुनिया में अपना मार्क छोड़ रखा है और पूरी दुनिया आज कुंभ की बात, महाकुंभ की बात कर रही है। तो यहाँ पर ये हाल है। मैं आपको थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा दिखाने के लिए भी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु जो है यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए आज तीसरा अमृत स्नान है, आज आखिरी अमृत स्नान है और श्रद्धालु आ ही रहे हैं और ये डुबकी लगाने त्रिवेणी संगम में जा रहे हैं। किस तरह से विदेशी डेलीगेट्स देख रहे हैं, क्योंकि 70 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स मौजूद हैं। लेकिन आप लोग थमिएगा थोड़ी देर के लिए, सीधे हम रुक करेंगे बीजेपी मुख्यालय का, जहां संबित पात्रा इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। 114 पेज के रिपोर्ट में मुख्यतः जो बातें कही गई है, मैं उन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन अ नोटेबल इंक्रीज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं है। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हम जान नहीं पा रहे हैं दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। और ये खतरे की सूचक कैसे है, यह इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बयां की गई है, हर एस्पेक्ट का चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो लो पेइंग जॉब्स हैं, उसमें एक प्रतिस्पर्धा, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कल हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहाँ प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे केरल के भाई यहाँ आते थे और यहाँ कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहाँ आके कंट्रीब्यूट करते थे और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। तो संबित पात्रा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बता रहे थे जेएनयू की एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आधारित है अवैध प्रवासन और बांग्लादेश और म्यांमार से जो दिल्ली में घुसपैठियां आए हैं, उनके कारण किस तरह के बड़े परिवर्तन आए हैं। यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन जो दिल्ली में आए हैं, जिसमें डेमोग्राफी पे एक बड़ा असर पड़ा है, लोगों की आजीविकाओं पर असर पड़ा है, पूर्वांचल से जो तमाम मजदूर जो आते थे उनकी आजीविकाओं पर किस तरह से बड़ा असर पड़ा है, डिटेल में ये पूरी रिपोर्ट बताती है। उसी का ब्यौरा दे रहे थे संबित पात्रा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिड डे प्राइम में खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए टीजी न्यूज। नई
दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हो विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में आए अवैध घुसपैठ के राजधानी दिल्ली पर पड़े प्रभाव को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि अवैध घुसपैठ ने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है। दिल्ली में अवैध प्रवासी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण नामक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठ ने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है, जिससे मुसलमान आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जेएनयू की रिपोर्ट विस्तार से बताती है कि कैसे अवैध रूप से बसने वालों की इस आमद ने न केवल शहर की डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी को बदल दिया है, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को भी बाधित कर दिया है, संसाधनों पर दबाव डाला है और इसमें आपराधिक नेटवर्क को भी बढ़ावा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राजनीतिक संरक्षण ने अनिर्दिष्ट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की लगातार आमद को यहां बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संसद के बजट सत्र के आज तीसरे दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सदन में चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल से ज्यादा के शासनकाल में देश भर में करोड़ों लोगों को पीएम आवास उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को पीएम आवास योजना से वंचित रखने का काम किया। वहीं राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा सांसद किरण चौधरी ने चर्चा की शुरुआत की। है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में लाखों लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो पूर्वांचल से आए हैं। यदि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लागू हो जाने देती तो दिल्ली के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल जाता। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद में चर्चा जारी है। इस पर और बात करने के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हालांकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का एक विजन होता है देश को लेकर। हमने देखा कि पहले ही दिन जिस तरह की टिप्पणी कांग्रेस नेताओं की आई, राहुल गांधी का ये कहना कि उनका अभिभाषण बोरिंग है, सोनिया गांधी का ये कहना कि राष्ट्रपति को जिस एक तरह से जिन शब्दों से उन्होंने संबोधित किया उन पर काफी आलोचना हुई है। क्या उम्मीद की जा रही है आज कि विपक्ष जहां सरकार के इस विजन पर जब अपनी बात रखेगा तो मर्यादा का भी पालन करेगा? देखिए, संसद की बहस तो यही कहती है कि संसद में जब आप चर्चा करें तो मर्यादाओं का पालन करें। अब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या विपक्ष के नेता कितनी मर्यादाओं का पालन करते हैं ये देखना होगा। राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी की तरफ से इस वक्त बोल रहे हैं, दूसरे स्पीकर हैं। हम जानते हैं कि रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शुरुआत की थी और दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार जो रही है उसने किस तरह से तमाम केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया उस पर उन्होंने निशाना साधा था। अब रविशंकर प्रसाद बीजेपी की तरफ से बात रख रहे हैं और इसके बाद संभवतः कांग्रेस की तरफ से पहले स्पीकर राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है वो होंगे। देखना होगा कि वो किस तरह से अपनी बात रखते हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ टिप्पणियां की गई थी विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उस पर सत्ता पक्ष ने, बीजेपी ने निशाना साधा था कि ये कोई पहली बार नहीं है कि एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति है उनका इस तरह से अपमान करने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने की है। तो माफी की मांग भी बीजेपी ने की थी। हम जानते हैं कि 12 घंटे दिए गए हैं लोकसभा में और 15 घंटे राज्यसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में, जिसमें सभी प्रमुख दलों के नेताओं या पार्टी की तरफ से अधिकृत वक्ताओं को
इस चर्चा में हिस्सा लेना है। अब देखना होगा कि विपक्ष किन मुद्दों को सामने रखता है। सत्ता पक्ष जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको तो सामने रख ही रहा है। और दिल्ली में हमने देखा रामवीर सिंह बुधौड़ी जो दिल्ली से ही चुनकर आते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो इस वक्त दिल्ली में है उसकी विफलताओं को भी सामने रखा है कि कैसे उसने केंद्र की तमाम योजनाओं को लागू नहीं किया। अगर वो लागू करते तो दिल्ली की जनता को काफी फायदा होता। जी शैलेंद्र, ये जानते हुए कि विपक्ष को पता है कि आज लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, फिर भी राज्यसभा में नियम 267 के तहत विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था। ऐसे में सभापति ने चर्चा की मांग को एक तरह से खारिज किया है। इसके पीछे क्या पूरी रणनीति विपक्ष की है? ये देखिए, विपक्ष की कोशिश है कि सदन के दौरान वो एकजुटता दिखाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि टीएमसी साथ नहीं आती है या फिर कोई दूसरे दल का मुद्दा होता है, तो कांग्रेस पार्टी की खासतौर पर एक कोशिश है कि सभी दलों को जो विपक्ष के हैं उनको एक सुर में एक साथ लाने की कोशिश की जाए। लेकिन हमने तमाम सत्रों में देखा है कि कांग्रेस उसमें विफल रही है। तो ये महाकुंभ में जो हादसा हुआ उस मुद्दे को वो सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर चर्चा चाहते हैं। वो एक तरह से उस पर सरकार से एक स्पष्टीकरण जवाब चाहते हैं। उस मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में नोटिस दिया गया था। हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी होती है तब एक तरह से और कोई मुद्दा नहीं लिया जाता चर्चा के लिए। एक परंपरा रही है संसद की, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। लोकसभा अध्यक्ष ने आज कहा भी कि आप सदन में चर्चा के लिए आए हैं या फिर आप नारेबाजी करना चाहते हैं, वो आपको तय करना है, क्योंकि हम आग्रह ही कर सकते हैं। तो एक तल्ख टिप्पणी भी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से आई जब हमने देखा कि लोकसभा में लगातार प्रश्नकाल के दौरान हंगामा करते रहे तमाम विपक्षी सांसद, और राज्यसभा में 1 घंटे के लिए सांकेतिक वॉकआउट भी किया कांग्रेस, उसमें टीएमसी भी शामिल थी, आरजेडी और सपा जैसे दलों ने। शैलेंद्र, वक्फ संशोधन विधेयक की जेपीसी रिपोर्ट कब तक सदन में आ सकती है? क्योंकि पहले ये बात की जा रही थी कि बजट के बाद 1 तारीख के बाद की हो सकता है कि सोमवार को ये सदन में रखी जाए, लेकिन अब क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? देखिए, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा संपन्न होने के बाद लोकसभा में ये माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट आएगी। 1 हफ्ते का समय देखें तो आप जानते हैं कि इस बार जो बजट जब पेश हुआ उससे पहले 31 तारीख से ये बजट सत्र शुरू हुआ है। तो ऐसे में अभी समय है, यानी हम कल के बाद देख सकते हैं कि रिपोर्ट पेश की जा सकती है। जरूर प्रस्तावित हुई थी सोमवार को, लेकिन जो संशोधित कार्यसूची आई उसमें रिपोर्ट पेश होने को नहीं रखा गया। तो यानी कल जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर बजट पर चर्चा पूरी हो जाएगी, संभवतः कल ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब होता है तो उसके बाद अगले दिन ये रिपोर्ट पेश की जा सकती है लोकसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और आइए बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजधानी दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। 699 उम्मीदवारों में 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मंदिर, स्कूलों, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खुलवाने का काम किया। केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों को झूठे वादे कर केवल लूटने का काम किया है। मनीष जी को पूछना भैया ऐसा क्या करा
कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का भरोसा जताया है। भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के आने से फ्लाईओवर के जाल, भारत मंडपम और यशोभूमि सहित विकास के बजट ने दिल्ली के लोगों को लाभ पहुंचाया है। अब दिल्ली वालों को ध्यान आ गया है कि अगर कोई दिल्ली की चिंता करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, अच्छा पानी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, जिनके कामों से हमने भारत मंडपम भी आते देखा, यशोभूमि भी बनते देखी, फ्लाईओवर्स के जाल भी देखे और एक प्रकार से लगभग 75,000 करोड़ के दिल्ली में विकास के कार्यों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, दर्शाया है कि उनके दिल में दिल्ली वाले बसे। और दिल्ली विधानसभा के लिए 5 तारीख को मतदान होना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दें, दाएं पक्ष को वोट दें, बाएं पक्ष को नहीं। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए इस समय रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं। काम किया और उनको भारत रत्न भी दिया। ये बात इसलिए मैंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ जो टिप्पणी की गई वो नई बात नहीं है, ये इनकी परंपरा में है, ये इनका पॉलिटिकल डीएनए है। हाँ? और माननीय मित्रों ने साफ कहा, they have got a chronic habit to insult the राष्ट्रपति of India. Let me tell you. ये उनकी परंपरा बन गई है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इसलिए मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरी अली अहमद, जैल सिंह और प्रणब मुखर्जी और अब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, ये समझना बहुत जरूरी है। सर, एक दूसरी बात कहनी है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि तीसरी बार जीतने पर सरकार के विकास की गति को एक नई ऊर्जा मिली है। वो पहली ही जीत पर परेशान थे 14 में, कैसे हम जीत गए। 19 में और परेशान हो गए, अब तीसरी बार जीत गए तो कहे कि साहब कमजोर हो गए। तो जनता ने जवाब दिया तो हरियाणा में कस के पिट गए। उसके बाद जनता को लगा नहीं, मोदी जी को और मजबूत करना है, तो महाराष्ट्र में और कस के पिट गए। अब 8 तारीख को दिल्ली की बारी है। बिहार पर काफी बोल रहे हैं, आ रहा हूं। सर, इतना सिमटते जा रहे हैं उपसभापति जी, इतना सिमट गए हैं, फिर भी वही अहंकार है, वही गुरूर है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। थोड़ा तो सम्मान करना सीखिए। और कल मैंने देखा हमारे विपक्ष के गुणी नेता का एक वक्तव्य देखा, हम संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान बदलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है बदलने की बात भाई? ये तो आप 2 साल से 3 साल से आलाप कर रहे हैं।
लेकिन मैं उनसे कहूंगा, संविधान बचाने की बात करते हैं तो पहले संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति का सम्मान करना सीखिए। यह मैं कहना चाहता हूं। मैंने आर्टिकल 79 जान के पढ़ा कि राहुल गांधी पढ़े और समझे। वो तो होमवर्क करते नहीं, आप जानती हैं। तो मैंने आज जान के रिपीट किया कि उपसभापति जी, तो एक नई ऊर्जा की बात माननीय राष्ट्रपति जी ने की है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं। उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। बिल्कुल हमें गर्व है कि हमारे देश में सनातन परंपरा है। और एक बात मैं और कहूंगा उपसभापति जी, बड़ी विनम्रता से, हजारों साल में तो सनातन को लोग कमजोर कर नहीं सके। ये लोग क्या है जो सनातन को कमजोर कर? उपसभापति जी, नई ऊर्जा की बात की है। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश में बदलाव का भी संकेत दिया है। रविशंकर प्रसाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे, जिस पर दो बड़ी बातें उन्होंने की। एक तो पहला हमला उन्होंने कांग्रेस पर किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया कांग्रेस पार्टी ने, जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उसके लिए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये उनके राजनीतिक डीएनए में है राष्ट्रपति का अपमान करना। साथ ही दूसरी बात उन्होंने कहा कि देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। उन्होंने जिक्र किया कि कुंभ में जो घटना हुई थी उसकी जांच जारी है और शुरुआती जांच में ये पाया गया या इस तरह के षड्यंत्र की एक बू आ रही है। जब पता चलेगा कि कौन लोग उसमें शामिल थे तो उन्हें शर्म से अपने सिर झुकाने पड़ेंगे। तो दो बड़ी बातें उन्होंने की। साथ ही साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा लगातार लोकसभा में जारी है उसे हम आप तक लेते आते रहेंगे। एक बार फिर रुख करेंगे दिल्ली चुनाव का। दिल्ली विधानसभा के लिए 5 तारीख को मतदान होना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दें, दाएं पक्ष को वोट दें, बाएं पक्ष को नहीं। There is a lot of difference between the two. You be on the right side, not on the left side. Then we can move forward. Or otherwise you will be left side, you will be ignored, you will be isolated. Permanently you will be going further left side. Right development is right politics. All of us has to understand this. Only sustainability create wealth. You want to create wealth, you have to more focus on development. उधर दिल्ली चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। इसी बीच आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली के जंगपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी फरहाद सूरी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने जनता से बात की और आगामी चुनाव के लिए समर्थन मांगा। और दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबरों पर धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, तीनों पार्टियों ने पूरा दमखम झोंका है और आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की 20 से ज्यादा रोड शो हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अपने प्रचार को कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए ने भी अपनी ताकत इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में झोंक दी है। चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से अपील की है वोट करने की, क्या आपको लगता है आखिरी दिन है, धुआंधार प्रचार का अंतिम दिन,
किस तरह से जनता के बीच अपनी अपनी धाक जमाने में कामयाब राजनीतिक पार्टियां दिख रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, आखिरी दिन है और अब से थोड़ी देर के बाद लगभग शाम के 5 बजे जो प्रचार का शोर थम जाएगा और 5 बजे तक हालांकि सभी राजनीतिक दल दमखम से जो चुनाव मैदान में जुटे हुए हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जो बुराड़ी पहुंचकर रैली करने वाले हैं। इससे पहले अभी हमने जंगपुरा में गृह मंत्री की रैली देखे। इसके अलावा भी उनकी अभी 2 रैलियां जो हैं, एक ब्रिजवासन में है, मेहरौली की जो मेहरौली में उनकी रैली है। तो इसके बाद भी ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी एक रैली नजफगढ़ के इलाके में है। तो गृह मंत्री की भी कई रैलियां हैं, रक्षा मंत्री भी आज चुनावी जो समर के आखिरी दिन जो मैदान में अभी तक डटे हुए हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 20 से अधिक चुनावी रैली और रोड शो आखिरी दिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसके अलावा जो कांग्रेस की जो नेता हैं प्रियंका गांधी, वो भी डोर टू डोर कैंपेन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल रोड शो और चुनावी सभा के जरिए आज आखिरी बार कह सकते हैं कि जो दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव के लिए वो समर में जो है एक तरीके से बिल्कुल फूकते नजर आएगा। इसके अलावा संजय सिंह जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी चुनावी मैदान में। कुल मिलाकर जो तीनों सियासी पार्टियां हैं, तीनों सियासी पार्टियों की ये कोशिश है कि आखिरी समय तक में जनता को अपनी तरफ खींचा जाए। और जैसा कि लोग चुनाव के बारे में कहते हैं कि चुनाव पल पल में बदलता है, एक एक रात में चुनाव बदल जाता है। तो राजनीतिक दलों की ये कोशिश है कि हो सकता है जो उनका आखिरी दौर का जो चुनाव हो वही उनके लिए जीत हार का कारण बने। तो इसलिए धीरज जिस बात को आप कह रहे हैं कि आखिरी कुछ घंटे और आखिरी दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव प्रचार के, ऐसे में जेएनयू की एक रिपोर्ट जो इस समय बाहर आई है जो ये कहती है कि किस तरह से रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी जो दिल्ली में बसे हैं उनकी वजह से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियां जो बदली हैं, डेमोग्राफी में जो बदलाव आया है, बड़ा अपराध जो बढ़ा है दिल्ली में, और विस्तार से ये रिपोर्ट कई और पक्ष को रखती है। क्या इस रिपोर्ट का कोई बड़ा असर भी आप देखते हैं और ये कितना बड़ा मुद्दा दिल्ली वासियों के लिए है, रोहिंग्याओं का दिल्ली में बसना और अवैध बांग्लादेशियों का? देखिए, ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और बीजेपी जब चुनाव प्रचार के जो शुरुआती दौर से ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। दिल्ली पुलिस को भी आगाह कहती रही है कि जो रोहिंग्या जो लोग हैं या बांग्लादेशी जो लोग हैं वो किस तरीके से दिल्ली में आकर वो फर्जी तरीके से आते हैं, किसी तरीके से घुसपैठ के जरिए यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से उनका जो प्रमाण आधार कार्ड बन जाता है, उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है और वो यहाँ दिल्ली की जो चुनाव है उन चुनाव को प्रभावित करते हैं। शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कई मामले को उजागर भी किया और जैसा कि मैंने आपको खुद बताया था कि बीजेपी ने कहा था कि ये जो रोहिंग्या लोग हैं इनका जो मकान, एक ही मकान नंबर पर कहीं 48 लोग हैं, कहीं 50 लोग हैं, कहीं 52 लोग हैं, जिनका कि अस्थाई पता के नाम पर डैश लिखा हुआ है, कहीं 0 लिखा हुआ है, कहीं पते के नाम पर ए है। और उन्होंने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर इस पर हमला भी किया था और आरोप भी लगाया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने रोहिंग्या मुसलमानों का यहाँ वोट बनवाया और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। इसके लिए एक हलफनामा इलेक्शन कमीशन में भी गया था और इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया था कि ऐसे जो रोहिंग्या लोग हैं उन लोगों को मतदाता सूची में धांधली का एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया और आज भी हमने देखा 3 रैलियां अमित शाह की इस समय दिल्ली में हैं। अंतिम दिन 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा जिसमें सीधा टारगेट मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ही निशाने पर दिखाई देते हैं अमित शाह के। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज पूरी जानकारी के लिए अभी तक। और केंद्र सरकार के बजट में समूचे देश के लिए कई क्षेत्रों में विकास मजबूत करने की कवायद नजर आई। वहीं बिहार राज्य के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। बजट 2025-26 में बिहार राज्य को सड़क से लेकर हवाई मार्ग तक कई सौगातें मिली। बजट के जरिए बिहार के किसान, महिला और छात्रों की झोली भरने का प्रयास किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। इसके जरिए मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार होगा। इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। मखाना बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। आने वाले समय में किसानों को मखाने की खेती के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट में बिहार में विमान सेवाओं के विस्तार के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा भी की गई। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट की क्षमता में व्यापक विस्तार किया जाएगा और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की गई। संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे किसानों की उपज का मूल्य बढ़ेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं बजट में आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का विस्तार करने की भी घोषणा की गई। वहीं बिहार राज्य में 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटी में 6,500 और छात्रों को शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधा के साथ अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भी बनाया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी बात बजट में कही गई। इससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा विशेष योजनाओं के जरिए बिहार के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। शिशिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, इस पूरे बजट को मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा बजट माना जा रहा है, बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। ऐसे में बिहार को भी विशेष घोषणाएं की गई हैं। किस तरह से आप देखते हैं बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ उद्योग और कृषि के लिए कितना महत्वपूर्ण बजट आप इसे मान रहे हैं? ऋतु, एक बात आपको समझना होगा कि अगर बिहार के प्रति व्यक्ति आय को आप देखें जो लगभग 66 से 67 हजार रुपए के बीच में है, और वहीं पर अगर आप राष्ट्रीय औसत देखते हैं तो वो इससे काफी ज्यादा है। कई राज्य जो इससे छोटे हैं वहां पर भी स्थिति जो है बिहार के मुकाबले बेहतर बनी हुई है। अगर आप पड़ोस के राज्यों को देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में 1,47,000, छत्तीसगढ़ तो पड़ोस राज्य नहीं हुआ, झारखंड हम कहेंगे 1,05,000 है, तो 1,05,000 और 67,000 काफी बड़ा अंतर हो जाता है। तो अब जिन योजनाओं की बात की जा रही है, चाहे वो मखाना बोर्ड की बात हम लोग करें या मिथिलांचल में जो है सिंचाई की सुविधा बेहतर करने की बात की जाए, या फिर आप वहां पर आईआईटी की क्षमता का विस्तार करने की बात किया जाए, या फिर एयरपोर्ट की सुविधा बेहतर करने की बात की जाए, इन सभी योजनाओं के जरिए मकसद क्या है कि बिहार के लिए एक बेहतर आर्थिक तंत्र तैयार किया जाए। 2 फायदे होंगे। एक, पलायन जो बड़े पैमाने पर बिहार और खास तौर पे अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें उन जगहों से जो होता है वो उसको रोकने में थोड़ी मदद मिलेगी। दूसरा, बिहार शिशिर जी, जिस तरह से लगातार बता रहे हैं कि बिहार को एक बेहतर आर्थिक तंत्र देने की इस बजट में पूरी एक कोशिश है, जहां एक तरफ मखाना बोर्ड बनाने की बात की गई है, वहीं साथ में मिथिला को लेकर भी एक बड़ी योजना का ऐलान किया गया है। शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शिशिर, आप हमारे साथ बने हुए हैं। जी शिशिर, हम ये कह रहे थे कि देखिए बिहार में उद्यम का विकास होना बहुत जरूरी है, और कृषि आधारित उद्यम की बात करें तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं। एक तो मखाने की बात है, दूसरा अगर मशरूम को आप देखिए, और तीसरा शहद को देखिए। इन तीनों के मामले में बिहार की स्थिति काफी अच्छी है और एक बड़ी तादाद युवाओं की है जो कि इन कारोबार में लगे हुए हैं। तो अब अगर मखाना का विस्तार दिया जाता है मखाना बोर्ड के जरिए, जिसका उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार में होता है, और मखाना एक कह लीजिए कि हमारे भोजन का एक हिस्सा बनता जा रहा है, अहम हिस्सा बनता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे युवाओं में उद्यमिता और युवाओं में रोजगार की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी। जहां तक हवाई अड्डे की बात है, मुझे लगता है कि बिहार में 3 हवाई अड्डे हैं, एक पटना है, एक आपका गया है और एक दरभंगा है। अब पटना एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा जिसे कहा जाए कि आज के दिन में बोझ है, क्योंकि गया और दरभंगा में उतनी ज्यादा उड़ानें नहीं हैं, तो अब किया जाना बहुत ही जरूरी हो गया है। आप बिहटा की बात कर रहे हैं जो कि पटना से कुछ दूरी पर स्थित है। अगर 2 एयरपोर्ट उस जगह पर हो जाते हैं तो राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने में, उद्योग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। जी,
शिशिर जी, बिहार को समग्र यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक एजेंडा पूरा इस बजट का है जिसमें बिहार शामिल है। ऐसे में जब आईआईटी की सीटें बढ़ती हैं या फिर एआई इंस्टीट्यूट्स 3 खोले जाएंगे और उसको लेके भी एक बड़ी योजना है, तो जिस तरह से बजट में बिहार को विशेष स्थान दिया, और हम जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो साड़ी पहनी थी वो मिथिलांचल की ही कला की वो साड़ी है, हस्तकला की है, और बिहार को एक सम्मान देती हुई दिखाई दी वित्त मंत्री हर अंदाज में। ऐसे में जब हम बड़ी बड़ी योजनाओं की बात कर रहे हैं और उस योजनाओं का हर हिस्सा कई राज्यों में जाएगा, तो आप पूरे बजट से विशेष घोषणाओं के इतर भी आप बिहार को किस तरह से देखते हैं कि ये बजट बड़ा एक तरह से एक आर्थिक तंत्र के साथ ही साथ विकास की एक नई धारा देने जा रहा है? देखिए, किसी भी राज्य के लिए घोषणा होती है ना, तो उस क्षेत्र के लिए आप बात करिए। अगर हम कहते हैं कि बिहार में चाहे उद्यम को बढ़ावा मिले, बिहार में जो कृषि आधारित उद्योग है उसको बढ़ावा मिले, जो हवाई यातायात है उसको बढ़ावा मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल उसका फायदा बिहार को होगा। अगर आसपास के राज्यों को देखें, चाहे वो झारखंड की हम लोग बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर लें, उन सब राज्यों को भी मदद मिलेगी। तो एक पूर्वोदय की जो हम लोग बात करते हैं, वो पूर्वोदय में बिहार की एक अहम हिस्सेदारी है। बिहार को अब तक जो मिला ठीक है, लेकिन और अगर मिल रहा है और उस पूरे क्षेत्र को उसका फायदा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीतिक के बजाय अर्थ के नजरिए से हमको ज्यादा देखना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी। एक ऐसी व्याख्या जो ये बताती है कि राजनीति से परे होके अर्थ के लिहाज से भी इस बजट को देखने की जरूरत है, जिसमें बिहार को जो तमाम विशेष घोषणाएं की गई हैं वो आने वाले समय में बिहार के भविष्य को, युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी हमसे जुड़ने के लिए। और बात अयोध्या में हुई दलित युवती की हत्या का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया है। अयोध्या पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस की ओर से फास्ट कोर्ट से जल्द ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। क्या घटनास्थल देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल पर घटना कारित नहीं की गई है, जबकि शव को वहां ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सके। इस करके ये हमारे लिए कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम के अथक प्रयास से हमने घटना का सफल अनावरण कर लिया है और घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में जो हमारी टीमें बनी थी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, टेक्निकल सर्विलांस, इन तीनों के माध्यम से अभियुक्तों को जीरो इन किया है, जिसके माध्यम से हम अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। अभियुक्तों के द्वारा अपने जुर्म की स्वारोक्ति की गई है, जिसके संबंध में संबंधित धाराओं को तरमीम करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी इसमें आगे प्रगति होगी आपको बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या में जिस बच्ची के साथ घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सभा सांसद अवधेश प्रसाद का रोना नाटक है। उनके पार्टी के लोग पहले भी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं शर्मा जी, अयोध्या में जिस तरह की घटना हुई और उसके बाद देखिए, ये दुखद है और इसके पहले कुछ घटनाएं घटी थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो घटनाएं घटी थी तो उसमें एक दल विशेष के लोग दोषी पाए गए थे और उनको कठोर दंड भी दिया गया, जेल भी भेजा गया। अभी भी 3 दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद एक महिला के साथ आरोप में उनको जेल भेजा गया है। बीजेपी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कल वो नाटक कर रहे थे राजनीतिक लाभ के लिए, ये ऐसे लोग हैं जो दुखद घटना में भी राजनीतिक लाभ की तलाश में निकल पड़ते हैं। इनको सफलता नहीं मिलने वाली। प्रियंका गांधी भी काफी आरोप लगा रही हैं। देखिए, प्रियंका जी व्यथित है। मोदी जी ने जो बजट में महिला उद्यमी जो दलित वर्ग के हैं उनके लिए ड्रोन दीदी का, उनके लिए उद्यमी बनाने का बहुत बड़ा फंड दिया है और पंचतीर्थ बना दिए हैं। और बाबा साहब को बीजेपी सरकार की समर्थन से सरकार थी उसमें भारत रत्न दिया गया। ये सब ये सह नहीं पा रहे। ये बाबा साहब के विरोधी लोग हैं जो नेहरू जी चुनाव में उनको हरवाने गए, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने वाले व्यक्ति को पद्म भूषण देने वाले लोग हैं ये। तो इसलिए इनको दलित उत्थान पसंद नहीं आता है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, जो बता रहे थे अयोध्या की जो घटना हुई है वो काफ़ी दुखद है और कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाएगी। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका जो दलित प्रेम है वो सिर्फ दिखावे भर का है। कैमरामैन नहीं के साथ धीरज सिंह, DD न्यूज़।
और मिड प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। देखिए कृतिका के साथ न्यूज पंच।